नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमन वोरा। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शिक्षण के तरीके भाग 4। इसके मैं पहले पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ, तो ये भाग 4 है। इसको आप अच्छे से करना, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको अकेला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम शुरू करेंगे शिक्षण के प्रकार का भाग 4। इससे पहले हमने भाग 3 तक, भाग 1, 2 और 3 वो अपलोड कर चुके हैं। आप उसको अच्छे से देखिए। ये आज भाग 4 है। तो फ्रेंड्स देखिए, आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, ये 8वां पॉइंट है, अन्य शिक्षण विधि। तो फ्रेंड्स देखिए, अन्य शिक्षण विधि में है क्या। यहाँ पे आता है बज सत्र विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बज सेशन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बज सत्र विधि है क्या, एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। देखिए, बोर्ड पर एक प्रश्न या विषय के रूप में लिखे और प्रत्येक छात्र से किसी भी विचार प्रतिक्रिया को लिखने के लिए कहें। फिर उन्हें कुछ मिनट के लिए एक सहयोगी के साथ अपने विचार साझा करने के लिए कहें। उन्हें चर्चा के लिए समय दें और फिर सवाल पूछें। उनसे उनके सुझाव मांगें। देखिए फ्रेंड्स, बज सत्र विधि है क्या। जो शिक्षक होता है वो कक्षा में जाके ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक कोई समस्या या कोई सवाल लिख देता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक प्रश्न लिखेगा टीचर, एक शिक्षक एक प्रश्न लिखेगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो वो प्रत्येक छात्र से उसके प्रश्न के बारे में उनसे विचार मांगेगा। ठीक है, यानी कि शिक्षक क्लास में आया, उसने आके एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिख दिया, एक प्रश्न लिख दिया। अब वो प्रश्न के बारे में बच्चों से प्रतिक्रिया कहने के लिए कहेगा, या अपने विचार जो है वो लिखने के लिए कहेगा। ठीक है, या उसे कहेगा कि बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। फिर बच्चों को उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ मिनट का समय देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने सहयोगी के साथ उस आंसर का पता लगा सके। ठीक है, यानी कि शिक्षक क्लास में आके एक प्रश्न लिखता है, बच्चों को डिस्कस करने के लिए कहता है, कुछ समय देता है कि ताकि बच्चे इसका सही से जवाब दे पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर उस प्रश्न के ऊपर वो उनसे आंसर मांगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे वो आंसर उसका पता वो बच्चे देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर किसी का आंसर सही बैठता है तो ठीक है, नहीं तो वो खुद सही से आंसर देता है। तो यानी कि बज सत्र विधि क्या है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें इसमें एक शिक्षक क्लास में आके ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक प्रश्न लिखता है, बच्चे उसमें सहभागीदारी करते हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। इसमें सारे बच्चे सक्रिय रूप से होके एक प्रश्न का उत्तर जो है ढूंढते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है बज सत्र विधि। तो जिक्स अविंग विधि कौन सी है। देखिए, वैकल्पिक चर या स्थितियों के 2 सेट देने वाले कार्ड के 2 सेट का उत्पादन करें। परिस्थितियों का अनूठा सेट उत्पन्न करने के लिए छात्र को प्रत्येक सेट से एक कार्ड दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, कार्ड के एक सेट में विभिन्न ऐतिहासिक आंकड़ों के नाम शामिल हो सकते हैं और दूसरे सेट में कई राजनीतिक मुद्दे हैं। छात्रों को व्यक्ति और मुद्दे के बीच कनेक्शन पर चर्चा या पेश करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, जिक्स अविंग मेथड है क्या, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको एक अनूठा सेट उत्पन्न करने। कार्ड का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को 2 कार्ड दिए जाते हैं। कार्ड के ऊपर क्या होता है कि एक तरफ हिस्टोरिकल या कोई ऐतिहासिक फ़ोटो बनी होती है, तो दूसरी तरफ कुछ और फ़ोटो बनी होती है। तो उनसे आपस में कनेक्ट करके बताना होता है कि बताइए कि इस फ़ोटो से क्या कनेक्शन आपस में।
ठीक है फ्रेंड्स, ये बात उसमें बताई जाती है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि एक तरफ लाल किले की फ़ोटो बनी हुई है, दूसरी तरफ शाहजहां की फ़ोटो बनी हुई है जिन्होंने लाल किला बनवाया था। अब बच्चों से ये पूछा जाएगा कि बताइए कि इनका इनसे क्या कनेक्शन है, तो बच्चे कहेंगे कि ये लाल किला है, ये शाहजहां है, इन्होंने ये लाल किला बनवाया था, बस योगा जिक्सविंग। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि होता क्या है कि आपस में कनेक्शन करके बताना, संबंध स्थापित करके बताना कि है क्या। ठीक है, बच्चे इसमें क्या है, आपस में दो चीज़ों में आपस में वो कनेक्शन देखते हैं, वो होता है जिक्सविंग मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही, ये देखो शायद ही किसी वीडियो में ये कराया होगा यूजीसी नेट की, तो आप इसको अच्छे से करिए, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट है मिनी परियोजनाएं। समूह के लिए व्यक्ति एक विशेष छोटी परियोजना पर काम करते हैं, पूरे समूह को रिपोर्ट करते हैं। देखिए मिनी परियोजना क्या है कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक का काम ये होता है हमेशा कि वो बच्चों को सक्रिय रूप में भागीदारी करवाए हर एक चीज़ में। ठीक है, अब वो करेगा क्या, बच्चों को मिनी परियोजनाएं देगा बनाने के लिए, उसके ऊपर काम देगा, कोई क्वेश्चन दे देगा, तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो होता है मिनी परियोजनाएं। नेक्स्ट है फिश बॉल। देखिए छात्रों के एक उप समूह को फिश बॉल में बाकी छात्रों द्वारा देखा जाता है। मौजूद छात्र से किसी मामले पर बहस या भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है। अवलोकन करने वाले छात्र को तब प्रतिक्रिया के लिए बुलाया जाता है, चर्चा को संरक्षित करता है या उलट भूमिका लेता है। देखिए इसमें क्या है, क्या फिश बॉल मेथड है क्या, इसमें क्या होता है कि एक बच्चों का जो उप समूह है, ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि देखिए सिंपल सी बात है, ये ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे ग्रुप डिस्कशन होती है ना, होता क्या, देखिए छोटा समूह होता है जैसे 15-20 बच्चों का, वहाँ से एक बच्चे को ग्रुप में से बुलाया जाता है, एक समूह से एक बच्चे को बुलाया जाता है। वो बच्चा, वो छात्र किसी टॉपिक के ऊपर अपने विचार साझा करता है, तो जो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं उसको सुनते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वही जो बच्चे सुनते हैं, तो जब वो बच्चा अपने विचार प्रकट कर रहा होता है, जब उसकी टर्न या उसकी जो वो बारी ख़त्म हो जाती है, जब वो आके बैठता है, तो बाकी बच्चे यानी कि उस ग्रुप में से एक और बच्चा उठ के वहाँ पे जाता है। तो जो छात्र ने पहले किसी चीज़ के बारे में अपने विचार दिए होते हैं, उसको वो आगे कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि इसने कहाँ पे चीज़ सही बोली है, कहाँ पे गलत बोली है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पहले एक छात्र अपने विचार रखेगा, फिर दूसरा छात्र अपने विचार रखेगा, तो वो बताएगा कि जो पहले वाला बच्चा है वो उसने कितना सही बोला है, नहीं। ठीक है, होता है फिश बॉल मेथड। सिमुलेशन। छात्र अक्सर सिमुलेशन के भीतर विभिन्न भूमिका को अपनाने के लिए छोटी टीमों में काम करते हैं। उदाहरण के लिए एक यूरोपीय संघ की रणनीति वार्ता में विभिन्न यूरोपीय देशों के रुख को लेने वाले समूह। देखिए इसमें क्या है कि सिमुलेशन में क्या है कि छात्र जो है वो छात्र जो है वो विभिन्न भूमिकाओं में एक छोटी टीमों में काम करते हैं, विभिन्न भूमिकाओं में। देखिए होता क्या है कि छोटी छोटी टीमें बांट दी जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं, तो बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर वो भूमिका निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मान के चलिए कि दो देशों में आपस में वार्तालाप हो रही है, दो ग्रुप बना दिए जाते हैं आपस में बच्चों के। ठीक है, उसमें वो आपस में वार्तालाप करेंगे। ठीक है, वो होता है सिमुलेशन, यानी कि उसको रियल सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं वो। अब देखिए ये तो हो गए मेथड सारे। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण पद्धति के लिए सुझाव, यानी कि अगर शिक्षण को सर्वश्रेष्ठ बनाना हो तो कौन सी पद्धति उसके लिए होनी चाहिए, या चल रही है पद्धति उसमें क्या सुझाव होने चाहिए। देखिए शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। सहकर्मी की समीक्षा, स्वयं मूल्यांकन, विभागों, छात्र की उपलब्धि, छात्रों की उनके शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों की रेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो शिक्षक को प्रभावशील बनाना हो, उनका मूल्यांकन करना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखना है शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन। देखिए जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो प्रभावशीलता होगी, वो कैसे होगी, उसका मूल्यांकन करने के लिए अभी हमें पता चले कि किसी ने अच्छा पढ़ाया, किसी ने नहीं अच्छा पढ़ाया, कैसे करेंगे मूल्यांकन, कैसे करेंगे, वो विभिन्न तरीक़ों से हो सकता है। जैसे सहकर्मी की समीक्षा, जैसे कोई टीचर है, उसकी जो सहकर्मी है, जो दूसरा टीचर है, ठीक है, वो उसकी समीक्षा करे कि हाँ ये टीचर बढ़िया पढ़ाता है, उसे होगा। स्वयं मूल्यांकन, खुद से टीचर को मूल्यांकन करना होगा कि मैं कितना सही करवा रहा हूँ। विभागों में, ठीक है, विभाग में टीचर कितने बढ़िया हैं। छात्रों की उपलब्धि, छात्र कितने मतलब कि यहाँ सक्रिय रूप से पढ़ रहे हैं। और छात्रों की उनके शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षा विधियों की रेटिंग।
यानी कि जो छात्र के शिक्षक हैं जो शिक्षण विधियों की रेटिंग, ठीक है, यानी कि कितना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं वो। सिंपल सी बात है, शिक्षण प्रभावशील कैसे बनेगी, मूल्यांकन कैसे होगा, जब ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो इनसे आपसे पता चलता है कि शिक्षण अच्छा हो रहा है कि नहीं। छात्रों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वो जो जानकारी दे रहे हैं उसका संकाय द्वारा स्वागत किया गया है और पाठ्यक्रम में शिक्षण और सीखने के लिए सुधार का उपयोग किया जाएगा, अन्यथा वे रेटिंग प्रक्रिया को गंभीरता से लेने के लिए अनजान है। देखिए फ्रेंड्स, छात्रों को यह आश्वासन देना चाहिए कि जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वही एग्ज़ाम पेपर में आएगा, वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिससे क्या होगा, वो अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे। अगर उनको पता चले कि ये पढ़ा कुछ और है, आएगा कुछ और, वो उसमें भागीदारी नहीं लेंगे। शिक्षकों को सटीक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रभावी तरीक़ों से छात्र को शिक्षित करने की आवश्यकता है, जो उनके सीखने के अनुभव के विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करते हैं। देखें, जो शिक्षक हैं उसको सटीक प्रतिक्रिया देने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो शिक्षक है उनको जो छात्र होते हैं, शिक्षकों को चाहिए कि जो छात्र को अच्छे से पढ़ाए, सटीक तरीके से, प्रभावी तरीके से पढ़ाए, अपने अनुभव से पढ़ाए, ताकि बच्चे विभिन्न पहलुओं से संबंधित हो सके। यानी कि शिक्षक क्या करेगा कि बच्चा को जो पढ़ाएगा उनकी रियल लाइफ, जो वास्तविक जीवन है, उससे कनेक्ट करके बताएगा, कि ताकि बच्चे उसको अच्छे से पढ़ पाए। शिक्षक को पूरे सेमेस्टर में छात्र को लगातार आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि रेटिंग का उपयोग शिक्षण सीखने की प्रतिक्रिया में उत्पादक परिवर्तनों के लिए किया जाएगा और छात्र को प्रतिशोध का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि शिक्षक को ये चाहिए कि पूरे सेमेस्टर में जो रेटिंग का उपयोग किया जाएगा, यानी कि छात्रों को ये बताना चाहिए कि जो पूरे सेमेस्टर में वो पढ़ेंगे वही उनके काम आएगा, ठीक है, उसके बाद वो कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए उनको पूरा जोर यहाँ पे लगा देना चाहिए, वो अच्छे से पढ़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर पार्ट 4। तो जल्दी इसके पहले पार्ट पूरे हो जाएंगे, तो जब ये ख़त्म होगा तो हम रिसर्च भी स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।